नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, उसका आज हम लोग 8वां मॉक टेस्ट जो है उसको विधिवत तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों का ये मॉक टेस्ट सॉल्व कराना शुरू करूँ, उससे पहले मैं 2 इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन तो बेटा ये है कि अगर आप इस मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से पहले सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस मॉक टेस्ट को विधिवत तरीके से पहले सॉल्व करके खुद एनालिसिस कर पाओ कि हमने कितना नंबर इसमें अटेंड किए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है और संपर्क करके यहाँ पर मात्र ₹100 में आप टोटल 20 मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो और विधिवत तरीके से पहले आप वहाँ पर जाओ, जो 20 मॉक टेस्ट दूँगा उसको प्रॉपर तरीके से पहले अटेंड करो, फिर आप अपना देखो नंबर कितना आ रहा है। और उसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को फिर विधिवत तरीके से आप देखो और देख के समझो कि अगर क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, तो वो किस वजह से गलत हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मात्र ₹100 में आपको ये टोटल 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये 20 मॉक टेस्ट आपको जो मिलेंगे बेटा, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलाकर होंगे। बिल्कुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं। हर सब्जेक्ट से बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट मिलेंगे। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे थे कि सर जी अभी आपने केवल 8 ही 7 ही मॉक टेस्ट कराया है और टाइम नज़दीक आ रहा है। तो बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मैं जो मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट को आप करो। जो गलत कर रहे हो उस गलती को सुधारने का भी प्रयास करो। ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। अभी तो नंबर बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है, तो वो गलती क्यों हो रही है? क्या हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था? या हमें फैक्ट नहीं याद था? या कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ है? उसको विधिवत तरीके से आपको एनालाइज़ करना है। तो जब तक बिना अच्छे तरीके से एनालाइज़ किए हुए आंसर दोगे, तो आप कितना कितना भी मॉक टेस्ट लगाते जाओ, आपका सुधार नहीं होना है। तो ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाने की अपेक्षा आपको क्या करना है कि जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मॉक टेस्ट लगाना है। इसके अलावा अगर आप बेटा विधिवत तरीके से तैयारी करना चाहते हो, जैसे एजीटीए का एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है, इसको तो आप दो ही दो। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हो कि बिल्कुल मैं 1 साल 6 महीने का बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम दूँगा और इस डेडिकेटेड टाइम के बाद अपना पूरा एग्रीकल्चर अच्छे से मजबूत कर लूँगा और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, उन सभी वैकेंसीज़ को मैं दूँगा और उसमें झंडे गाड़ूँगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है बेटा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अल्टीमेट है, यानी कि अगर इसको आपने विधिवत तरीके से पढ़ लिया, तो फिर आपको अलग से कहीं से कुछ भी खरीदने और परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप बेटा इसको परचेज़ करना चाहते हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। बाकी कैसे परचेज़ करना है, क्या-क्या इसमें सुविधाएँ मिलेंगी, किस तरीके से आपको लेक्चर अटेंड करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे नोट्स मिलेगा, उस नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर जो है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके इससे रिलेटेड जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएँगे, साथ में आपको इसका लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। फैक्ट और थ्योरी सब कुछ डिटेल में होगा वहाँ पर। और ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिलेबस और इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल परचेज़ कर लो, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है बेटा, ये लाइफ़ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अगर आप एक बार इसको परचेज़ कर लेते हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आप चाहो तब तक इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ करते हुए अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई कुछ हमारी जानकारी। अब बेटा हम आगे चलेंगे और देखेंगे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। एक-एक करके यहाँ पर क्वेश्चन का चीड़-फाड़ करते हुए चलेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एंटोमोलॉजी
द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ सिल्वर सूट और ओनियन लीफ फॉर्मेशन इन द पैडी क्रॉप इज कॉज्ड बाय अटैक ऑफ व्हिच पेस्ट। कह रहा है तो जो धान होता है बेटा, धान के अंदर एक आपको सिल्वर सूट या फिर ओनियन लीफ टाइप का एक आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बेटा कि ये वाली जो चीजें होती हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? स्टेम बोरर की वजह से होती हैं, या फिर लीफ फोल्डर की वजह से होती हैं, गाल माइड की वजह से होती हैं, केस वर्म की वजह से होती हैं, या फिर ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से होती हैं। ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बेटा याद रखना कि जो ये गाल माइड होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम ओरसियोलिया ओराइजी बोलते हैं, ये गाल मिज जो होता है, इसी की वजह से आपको ये सिल्वर सूट या फिर ओनियन लीफ सिम्टम देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो स्टेम बोरर लिखा है, स्टेम बोरर से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप याद करना कि जो डेड हार्ट वाला सिम्टम होता है, डेड हार्ट वाला या फिर वाइड ईयर हेड जो आपको देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से होता है? वो इस स्टेम बोरर की वजह से होता है। ये स्टेम बोरर धान का जो मेन पेनिकल निकल रहा होता है, उसके जस्ट नीचे स्टेम के अंदर छेद कर देता है, जिसकी वजह से फिर प्रॉपर तरीके से जो पेनिकल इनिशिएशन हो रहा होता है, उससे जाइलम फ्लोएम का जो डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऊपर जो है वो तुरंत वो सूख जाता है, सफ़ेद-सफ़ेद सा हो जाता है, तो उसको डेड हार्ट या फिर व्हाइट ईयर बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है केस वर्म। तो केस वर्म याद रखना कि ये क्या होता है, ये पत्तियों को मोड़ता है और मोड़ के क्या बना लेता है, एक ट्यूबुलर केस बना लेता है पत्तियों को काट-काट के। और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है तैरते हुए पानी के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर तैरता हुआ ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बेटा हम बात करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर की, तो ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है, ये पत्तियों के जो सल सेप होता है, उसको सक करता है और इसकी वजह से हॉपर बर्न नामक सिम्टम देखने को मिलता है। तो आपको एक क्वेश्चन से इतने ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डार्क रिएक्शन, जिसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं, ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन क्रॉप फिजियोलॉजी। कह रहा है कि फसल कार्यकी में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया, जो डार्क रिएक्शन होता है, जिसको कैल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, आपको बताना है कि आखिर इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। यही चीज आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले कह रहा है कि इन द कैल्विन साइकिल fixing 6 CO2 molecules to form one hexose sugar, जिसको फ्रक्टोज 6 phosphate molecules require 12 NADPH2 and 18 HTP की जरूरत होती है। कह रहा है कि जब बेटा डार्क रिएक्शन चल रहा होता है, तो डार्क रिएक्शन में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए और बनाने के लिए, एक हेक्सा शुगर बनाने के लिए, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए लगभग 12 एनएडीपी और 18 एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अपेक्षा कम एनर्जी पौधा बना पाता है। इसमें जैसे मान लो कि इसने 5 एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो 5 प्रोड्यूस करने के लिए इसने 4 पहले से ही कंज्यूम कर लिया है। इस तरीके की बात होती है। बाकी डिटेल में मैंने आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा रखा है कैसे-कैसे होता है। अगला क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर रेबुलोज डाइफॉस्फेट इज रीजनरेटेड। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो एक्सेप्ट कौन करता है? जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है, उसको एक्सेप्ट कौन करता है? तो एक्सेप्टर के रूप में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रेबुलोज डाइफॉस्फेट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। तो ये बात जो है बेटा, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं और हमको करेक्ट ही खोजना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइड्स कमोडिटी इनटू डिफरेंट ग्रुप टू कैलकुलेट द होलसेल प्राइस इंडेक्स
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कह रहा है कि जब हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक और मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कमोडिटीज होती है उनको अलग अलग तरीके के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे वो कायदे से कैलकुलेट कर पाए उनका होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको WPI के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत नहीं आता। कॉटन यार्न फाइबर्स, आयरन ओर, कोल, इसके अलावा सर्विस लाइक एजुकेशन एंड मेडिकल, या फिर इसके अलावा फ्रूट वेजिटेबल्स। इनमें आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो सभी के सभी जो हैं, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो केवल और केवल प्राइस फ्लक्चुएशन होता है गुड्स का, उसी को केवल ये काम में लाता है, मतलब उसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो जो आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये फाइबर है, तो ये भी एक तरीके का प्रोड्यूस है, एक गुड्स है। आयरन भी गुड्स है, कोयला भी गुड्स है, फ्रूट और वेजिटेबल भी गुड्स है। केवल जो सर्विस वाली चीजें होती हैं वो इस चीज के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जो सर्विसेज लिखा है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन जापान हिल गार्डन्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आइसलैंड इज कंसीडर एन एब्सोल्युटली एसेंशियल फीचर। कह रहा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं जापान हिल गार्डन की, तो जापान हिल गार्डन में बेटा वाटर और इसके अलावा इसके अंदर जो द्वीप होता है, आइसलैंड जो होता है, ये दोनों बहुत ही एसेंशियल फीचर होते हैं जापान हिल गार्डन के। तो ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब हम कभी जापानीज गार्डन देखते हैं तो जापानीज गार्डन में एक तो बेटा क्या होता है, एक तो बेटा इसके अंदर पानी होता है, और दूसरा पानी होता है वो भी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी नहर के द्वारा पानी बहता रहता है। वो फाउंटेन वाला पानी नहीं है। फाउंटेन वाला पानी तो किसका होता है, मुगल गार्डन का होता है। तो वाटर होगा। इसके अलावा आइसलैंड होगा। आइसलैंड कैसे, जैसे मान लो कि हमारा ये गार्डन है, इस गार्डन के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप होगा, चारों तरफ से पानी भरा होगा, और यहाँ पर एक छोटा सा पुल होगा। उस पुल को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचोगे, बीच में ये सब पानी भरा रहता है। तो इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट किसमें देखने को मिलता है, जापानीज गार्डन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जापानीज गार्डन आर completely ऑफ द फॉर्मल स्टाइल वेयर एवरीथिंग इज कट एंड प्लान्ड इन सिमेट्रिकल एंड जियोमेट्रिक शेप। कह रहा है कि जो जापानीज गार्डन होता है वो बिल्कुल एक तरीके का फॉर्मल स्टाइल का गार्डन होता है, जिसमें हर चीजें जो होती हैं बिल्कुल मेजर करके प्लान्ड तरीके से करी जाती हैं। तो ये बात बेटा गलत है, क्योंकि जो जापानीज गार्डन होता है वो इनफॉर्मल फ्री स्टाइल टाइप का गार्डन होता है। वो इनफॉर्मल होता है, किसी भी तरीके से ये फॉर्मल गार्डन नहीं होता है। समझ गए? तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया है, मैच द prominent handicrafts and articrafts having geographical indication tag in उत्तर प्रदेश with their representative डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बेटा कुछ जीआई टैग उत्पाद दिए गए हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। हमको क्या करना है, एक एक को यहाँ पर मिलाना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिखा है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री से रिलेटेड मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बेटा इतना तो पता होगा कि जो ब्लैक पोट्री है ये निजामाबाद आजमगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा हाथ से बना जो कागज है, ये वाला जो पिछला लेक्चर था उसमें भी मैंने इस चीज को बताया था। तो का से कागज था और का से कालपी था, यानी कि ये जो बी है ये दूसरे पे चला जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा ब्रास वेयर, जिसको पीतल के बर्तन बोलते हैं। तो कांसा तो मैंने आपको बताया था कहाँ का था, पीतल की नगरी आपको याद रखना है बेटा। ये पीतल कहाँ का है, पीतल बेटा आपको याद रखना है कि ये जो है ये मिर्जापुर का है। समझ गए? पीतल वैसे संबंधित कहाँ से होता है, पीतल की नगरी मुरादाबाद भी होती है। वो कांसा में थोड़ा सा, कांसा और पीतल में कंफ्यूज बहुत बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी वॉल हैंगिंग की बात करते हैं तो वॉल हैंगिंग कहाँ का है, ये गाजीपुर का है। इसमें एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी लगभग लगभग ये फिर से रिपीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन।
तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि सर जी कुछ क्वेश्चन आप पुराने वाले रिपीट कर देते हो, तो बेटा ध्यान से समझना, मैं रिपीट कर देता हूँ इस वजह से कि मैं चेक कर पाऊँ और आप लोग भी चेक कर पाओ कि क्या आपने जो पीछे पढ़ा था वो फिर से याद हुआ कि नहीं हुआ। पता चला कि आपने एक बार पढ़ लिया कि हाँ चलो गलत हुआ था, इसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन क्या रिवाइज कर लेने के बाद आपने सही से उसको समझ लिया? आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे? इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को क्या करता हूँ, दोबारा रिपीट भी करवा देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा? इसमें हमारा जो बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है सेकंड पर। तो बी तो यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है in the extension education method, what is the specific method called that emphasize problem solving for a small group and essentially required a report publication and other material object टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड। कह रहा है कि प्रसार शिक्षा विधियों में उस विशिष्ट विधि को क्या कहा जाता है जो कि एक छोटे समूह के लिए समस्या समाधान पर जोर देती है और जिसके अंत में एक रिपोर्ट, प्रकाशन या फिर कोई अन्य भौतिक वस्तु तैयार करना अनिवार्य होता है। मतलब अगर आपको आउटकम मिल रहा है तो आउटकम किसी एक फिजिकल तरीके से मिलना चाहिए, एक मटेरियल ऑब्जेक्टिव के रूप में वो खत्म होना चाहिए। तो इसमें क्या-क्या है? पैनल डिस्कशन है, सेमिनार है, सिम्पोजियम है, वर्कशॉप है और कैंपियन है। तो इसमें याद रखना बेटा कि जो वर्कशॉप होता है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लांट पैथोलॉजी ए स्मट डिजीज इन शुगर केन वेयर द सेंट्रल सूट ट्रांसफॉर्म इनटू लॉन्ग व्हिप लाइक डस्टी ब्लैक स्ट्रक्चर इज काज्ड बाय व्हिच पैथोजन। कह रहा है कि पादप रोग विज्ञान के अनुसार गन्ने की फसल में होने वाला जो स्मट रोग है, ये गन्ने के केंद्रीय प्ररोह यानी कि गन्ने का जो सेंटर वाला सूट निकल रहा होता है, एक लंबू चाबुक जैसी धूल भरी काली सी संरचना हो जाती है। जब कभी भी स्मट लगता है बेटा आपको गन्ने में, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं, वो नई पत्तियाँ बिल्कुल पतली सी एक तारनुमा स्ट्रक्चर की हो जाती हैं। इस तरीके से ऐसे निकलती हैं और वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आखिर ये जो निकलता है इसका कारण क्या है? यानी कि गन्ने के अंदर जो स्मट लगता है, उसका कारण क्या है? तो याद रखना बेटा पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रिटिसाई किसका होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रिटिसाई तो आपको ये देखने को मिलता है, व्हीट के अंदर जो रस्ट डिजीज़ लगती है उसका कारण होता है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम किसका होता है? इसको याद रखना बेटा कि शुगर केन के अंदर जो रॉट डिजीज़ लगती है उसका कारण होता है। उस्टुलागोसिटामिनिया, उस्टिलागोसिटामिनिया ये बेटा बिल्कुल जो गन्ना होता है, गन्ने के अंदर स्मट डिजीज़ का कारण होता है। इसके अलावा अल्टरनेरिया पोरी लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर जो अल्टरनेरिया पोरी लिखा है, इसको आपको याद रखना है कि जो पर्पल ब्लॉच होता है ना, ओनियन के अंदर जो पर्पल ब्लॉच डिजीज़ होती है, वो अल्टरनेरिया पोरी की वजह से होता है। इसके अलावा फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी होता है। तो फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी है तो बच्चा-बच्चा जानता है कि ये किसकी वजह से होता है? कमेंट बॉक्स में इसको छाप दूँ। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन सीड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीटेसलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेज हाइब्रिड सीड। अगर हमको मक्का का संकर बीज उत्पादन करना है तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको हम डीटेसलिंग बोलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर हम डीटेसलिंग करते क्यों हैं? तो बेटा सबसे पहले तो इसको ये समझ लेना है कि जो डीटेसलिंग होता है, इसमें जो टेसल होता है, ये मेल पार्ट होता है। ये जो मेल पार्ट है, इसकी मैच्योरिटी से जस्ट पहले ही हमको इसको क्या करना होता है, तोड़ के निकाल देना होता है। क्योंकि अगर ये पॉलन मैच्योर हो गया, तो ये अगल-बगल के जो हमारे सिल्क हैं, वहाँ उनको सबको फर्टिलाइज़ कर देगा। तो जब तक ये इमैच्योर रहते हैं, निकलते समय ही इनको हमें तोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है? इससे बेटा मेन इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, वो रिमूव हो जाता है और हम जिस इन्फ्लोरेसेंस से पॉलन लाके डालना चाहते हैं, हम केवल उसी इन्फ्लोरेसेंस को लाकर अपने पौधे में संकरण कराते हैं, जिससे हमारे पौधे का जो संकर है, वो इच्छित संकर हमको मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
कह रहा है कि इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग at what distance are small brass ring attached to a metric chain to read distance quickly and easily? कह रहा है कि मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग में दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो मैट्रिक जरीब होती है, जिसको मैट्रिक चैन बोलते हैं, कुछ लोग इसको जरीब भी बोलते हैं। तो जो जरीब होता है, इसमें दूरी को जल्दी और आसानी से पढ़ने के लिए पीतल के छोटे छल्ले कितनी-कितनी दूरी पर इसमें लगे होते हैं। इसमें पीतल के छोटे-छोटे से छल्ले लगे होते हैं, टैग के रूप में ऐसे पतले-पतले से लगे होते हैं, जिससे लोग काउंट कर पाएँ। तो इसको याद रखना कि हर 1 मीटर के बाद वहाँ पर एक छल्ला लगा होता है और इस तरीके से बेटा ये इसमें लगे होते हैं, तो और उन छल्लों पे मीटर लिखा होता है। इससे आपको काउंट नहीं करना पड़ता है कि टोटल कितनी जरीब हो रही है, मतलब कितनी कड़ी हो रही है। क्योंकि हर कड़ी को काउंट करोगे तो काम लंबा हो जाएगा। इसीलिए बीच-बीच में वहाँ पर छल्ले लटकाए रहते हैं। उन छल्लों से आप पता चल जाता है कि पीछे कितने छल्ले हैं और आगे कितने हैं। इस तरीके से आप सॉरी पीछे कितनी कड़ी है और आगे कितनी है। इस तरीके से आप इस जरीब को माप सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन हॉर्टिकल्चर बाय व्हाट नेम इज़ Butea monosperma, commonly known with which is famous for its bright orange-red flower in the month of फरवरी मार्च। कह रहा है कि उद्यान विज्ञान में जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है, इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, जो कि फरवरी मार्च के महीने में चमकीले लाल रंग के फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। बोले तो इस चमकीले नारंगी रंग के इसमें आपको फूल देखने को मिलते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसको नॉर्मली कहते क्या हैं? तो याद रखना बेटा कि जो पलाश होता है, जंगल की आग, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, जिसको फ्लेम ऑफ फायर बोलते हैं, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? अकॉर्डिंग टू द political and administrative structure of Uttar Pradesh is what exact date was the UP State Election Commission duly constituted under Article 243K and 243ZA of the Constitution? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड के तहत उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का विधिवत गठन किस तिथि को किया गया था? तो इसको याद रखना बेटा, ये जो हुआ था उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गठन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। अगला है इन एग्रोनॉमी for the management of salt affected soil, which of the following crop is considered highly tolerant to saline, allowing it to be easily in such soil? कह रहा है कि सस्य विज्ञान में जो लवणीय मृदा होती है, यानी कि ऐसी मृदा जिसके अंदर लवण की मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादा है, उसके प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल लवणता प्रति अत्यधिक सहिष्णु मानी जाती है, जिसके लिए मिट्टी आसानी जिसे ऐसी मिट्टी में उगाया जा सकता है? मतलब सीधा-सीधा पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कि साल्ट अफेक्टेड होती है? तो याद रखना बेटा कि जो साल्ट अफेक्टेड यहाँ पर सबसे अच्छी आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है? कॉटन जो होता है वो एक अच्छा साल्ट अफेक्टेड क्रॉप होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा चिकपी और ग्रीन ग्राम की, तो चिकपी और ग्रीन ग्राम जो होता है ये सेंसिटिव होता है, सैलिनिटी के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और टमाटर की बात करें तो टमाटर जो होता है बेटा ये सेमी टॉलरेंट होता है। कैसा होता है ये सेमी टॉलरेंट होता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्टेट शेयर इट्स ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ दिस ओपन बॉर्डर? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के अनुसार राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। इस खुली सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि यूपी जो है वो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा
से टच होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 579 किलोमीटर का लगभग जो डिस्टेंस है, ये यूपी और इसके अलावा नेपाल के बॉर्डर पड़ता है। इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएँगे? बेटा इसमें टोटल जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर आते हैं। कौन-कौन से हैं? ये पीलीभीत है, इसके अलावा पीलीभीत से शुरू होता है और महाराजगंज तक जाता है। बीच-बीच में कौन-कौन से ज़िले हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगाना बता देना, 7 ज़िले यहाँ पर हैं। अगला क्या है? अगला है अकॉर्डिंग टू एंटोमोलॉजी व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसेक्ट नेम मेगाचिली एंथ्रेसिना जिसको लीफ कटिंग भी बोलते हैं, व्हिच मेनली डैमेज पिजन पी एंड रोज प्लांट। कह रहा है कि कीट विज्ञान के अनुसार मेगाचिल एंथ्रेसिना जो होता है नामक कीट की क्या विशेषता है जो मुख्य रूप से अरहर और गुलाब के पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये बेटा जो मेगाचिल एंथ्रेसिना होता है, मेगाचिल एंथ्रेसिना जो होता है ये क्या करता है, ये बेटा पत्तियों के जो किनारे होते हैं उसको काटता है और बहुत साफ-साफ सा काटता है और इसके अलावा ये सर्कुलर और ओवल शेप का कटिंग आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला बेटा बोल रहा है कि एन एग्रोनॉमी अंडर द डीप ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन सोइंग ट्रेंसेस आर मेड बाय द ट्रैक्टर और बुलक ड्राउन रीजर व्हाट इज रिकमेंडेड स्पेसिंग केप्ट बिटवीन टू ट्रेंच इन दिस मेथड। कह रहा है कि जब हम गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करते हैं तो उसमें जो डीप ट्रेंच मेथड होता है उसको हम या तो ट्रैक्टर से या बैल से करते हैं। उनके बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच के बीच की स्पेसिंग आपको बतानी है। तो बेटा याद रखना कि जो ट्रेंच वाला मेथड होता है इसके अंदर 120 सेंटीमीटर की एक लाइन से दूसरी लाइन की आपको दूरी देखने को मिलती है और ये लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर गहराई का होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर वाइड ट्रेंच आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं इन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट व्हाट इज द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ गोट। इसमें से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर लिखा है टोगेनबर्ग, ये बिल्कुल बकरी की नस्ल है। एल्पाइन ये भी बकरी की नस्ल है, सानेन ये भी बकरी की नस्ल है और बोयर ये भी बकरी की नस्ल होती है। फिर क्या है मेरिनो, मेरिनो किसकी नस्ल होती है बेटा? मेरिनो जो होती है ये किसकी होती है? ये भेड़ की नस्ल है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट और ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन प्लांट ब्रीडिंग while using the back cross method if we represent we rep, if we repeatedly cross the disease resistance donor with the recurrent parent in which generation will we get plant having approximately 99% gene of the recurrent parents। कह रहा है कि पादप प्रजनन में जो बैक क्रॉस विधि होती है इसका उपयोग करते समय यदि हम रोग प्रतिरोधी दाता यानी कि डोनर को आवर्ती जनक के साथ साथ बार बार क्रॉस कराते हैं तो किस पीढ़ी में हमें ऐसे पौधे मिलेंगे जिसमें 99% जीन आवर्ती जनक के होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। तो 99% पहुंचने के लिए बेटा याद रखना है कि इसको हमको कम से कम बैक क्रॉस 6 जनरेशन तक करना पड़ेगा। जब हम एक बार कराते हैं तो 50% आता है, अगली बार कराएंगे तो 50 का 50% आएगा यानी 25 आएगा, फिर अगली बार 12.5% आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके 99% पहुंचते पहुंचते हमको कम से कम 6 जनरेशन होना चाहिए बैक क्रॉस। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा गांव में लोग डायलॉग मारते हैं कि हम तुम्हारी 7 पुश्त जानते हैं। 7 पुश्त जानते हैं मतलब समझ रहे हो? 7 पुश्त यानी कि हम तुम्हारे जीन को लगभग लगभग 100% के आसपास 99.99% तक जानते हैं। इस तरीके से डायलॉग बाजी होती होगी। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जब शादी-वादी में लोग जाते हैं तो 7 पुश्त तक पीछे का पूछते रहते हैं। समझ गए यहाँ तक की कहानी? अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश द स्टेट्स ओनली एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ओपियम फैक्ट्रीज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि ओपियम की जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में उद्योग के संबंध में एकमात्र और ऐतिहासिक रूप से अफीम की फैक्ट्री किस जिले में उपस्थित है? तो याद रखना कि जो गाजीपुर है
गाजीपुर में आपको अफीम की फैक्ट्री देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के देख रेख में ये चलाया जाता है। अफीम की खेती करना भारत में इलीगल है। केवल गवर्नमेंट इसको करवा सकती है। प्रॉपर तरीके से परमिशन लेने के बाद अफीम की खेती होती है। उसमें किसान जो हार्वेस्ट करता है उसको भी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना पड़ता है। उसका जो रीजन निकाला जाता है विधिवत तरीके से गवर्नमेंट की देख रेख में होता है, क्योंकि इससे दवाएं भी बनाई जाती हैं। अगला क्या है? इन ए सॉइल केमिस्ट्री लेबोरेटरी ड्यूरिंग द टाइट्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर soluble carbonates in a soil extract, the phenolphthalein phenolphthalein indicator is used। क्या कह रहा है? phenolphthalein indicator is used at what pH value does it indicator turn colorless to indicate half neutralization of the carbonate। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मृदा रसायन प्रयोगशाला में मिट्टी के अर्क में पानी में घुलनशील कितने कार्बोनेट हैं, इसका निर्धारण करने के लिए उसको टाइट्रेशन किया जाता है, मतलब उसको कायदे से हिलाया जाता है। और इस हिलाने के समय यानी कि टाइट्रेशन करते समय इसके अंदर फिनोप्थेलिन संकेतक का उपयोग किया जाता है। यह जो संकेतक होता है कार्बोनेट के आधे उदासीनीकरण को किस पीएच मान पर रंगहीन होकर प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर ये रंगहीन हो जाएगा तो यानी कि बिल्कुल उदासीन हो गया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें बेटा जो कार्बोनेट होता है मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, अगर वो 9.5 से नीचे आना शुरू करेगा, तो 9 पॉइंट्स नीचे से आना जैसे जैसे शुरू करेगा तो इसके अंदर जो फिनोल्फथलीन होता है वो धीरे धीरे पिंक कलर देता है। और पिंक कलर देते मतलब सॉरी 9.5 से अगर ऊपर होगा, ध्यान से समझना, अगर 9.5 से ज़्यादा होगा तो इसमें अगर हम टाइट्रेशन करते समय फिनोल्फथलीन नाम का जो इंडिकेटर होता है इसको डालते हैं तो वो पिंक कलर देगा। लेकिन 9.5 से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ आते हैं, तो वो कलर देना बंद कर देता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि 9.5 से तो कम होगा। तो 9.5 से कम होगा तो 9.5 से कम कौन सा है? 9.5 से कम आपको केवल यही देखने को मिल रहा है। बाकी ये 7 है, ये तो खुद ब खुद उदासीन है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और ये तो एसिडिक हो गया तो इसमें तो काम करेगा ही नहीं। बाकी ये दोनों ज़्यादा है, इन दोनों में पिंक कलर देगा। तो सबसे उपयुक्त जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? इन प्लांट ब्रीडिंग व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कॉल्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर बट डू नॉट सेग्रीगेट इन देयर नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। कह रहा है कि पादप प्रजनन में जो स्वपरागण फसलों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? जो आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, मतलब आनुवांशिक रूप से तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन लगातार इसके अंदर जब स्वपरागण होने के कारण इनकी जो अगली पीढ़ी होती है वो विभाजित नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि इसको मल्टी लाइन और मास सेलेक्टेड वैरायटीज बोला जाता है। जो मल्टी लाइन मास सेलेक्टेड वैरायटीज होती हैं ये जल्दी विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होमोजाइगोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। According to the transport history of Uttar Pradesh, the first train is in the state was run between which two station in the year। मतलब 1859 में उत्तर प्रदेश के दो शहरों में पहली बार ट्रेन चली थी। वो दोनों शहर कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। तो प्रयागराज से कानपुर तक पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। ये 1959 में चलाया गया था, जो उस समय पर इलाहाबाद हुआ करता था। समझ गए? अगला क्या है? अगला है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द 2011 सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी है, यानी कि एससी की पॉपुलेशन कितनी है। तो याद रखना कि एससी की पॉपुलेशन कितना है? 20.69% है। और इसके अलावा अगर हम एसटी की पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसकी? एसटी की पॉपुलेशन तो 0 पॉइंट कितना है? 0.6% है। समझ गए बेटा? तो ये दो चीजें आपको कायदे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है 16.61%,
तो ये पूरे भारत का जो पॉपुलेशन है, पूरे भारत के पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश लगभग 16.51% अपना योगदान देता है। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन हॉर्टिकल्चर चार बाग डिजाइन इज अ वेरी डिस्टिंक्ट हॉलमार्क ऑफ व्हिच टाइप ऑफ गार्डन वेयर द गार्डन इज डिवाइड इनटू द फोर क्वार्टर्स बाय वाटर चैनल। इसमें एक बड़ा सा ऐसे वर्गाकार या आयताकार गार्डन होगा, बीच में ऐसे एक लाइन होगी, क्या होगी, वाटर की लाइन होती है इस तरीके से, और ये टोटल 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से बाग बन जाते हैं। मतलब एक बड़े से बाग में छोटे छोटे से ऐसे बाग बन जाते हैं, तो इसको चार बाग बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, ये मुगल गार्डन का एक बहुत बढ़िया करेक्टरिस्टिक्स होता है। अगला क्या है, द जूट इंडस्ट्री इज मेनली कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है। आपको याद रखना है कि जूट की ज़्यादातर जो खेती होती है, उसका जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है, ये आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है। बट which is the but which is the only operational jute mill located at the place of सहजनवा in गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सहजनवा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जूट की एक फैक्ट्री है। ज्यादातर जो फैक्ट्री हैं आपको बंगाल में देखने को मिलती हैं, लेकिन एक सहजनवा में भी है। तो वो पूछा जा रहा है कि नाम क्या है, तो याद रखना कि उसका नाम महावीर जूट मिल है। क्या है? महावीर जूट मिल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक है जे के जूट मिल, और इसके अलावा एक मिल और होती है, ये महेश्वरी देवी जूट मिल। ये दोनों की दोनों जो जूट मिल हैं, ये कहाँ पर हैं? ये बेटा कानपुर में हुआ करती थी, फिलहाल ये नहीं। अगला देखते हैं, एमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेचुरी बॉडीज ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन व्हाट डेट वाज द यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और वैधानिक निकायों में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस तिथि को किया गया था। तो इसको पहले बार याद रखना कि बेटा यहाँ पर जो सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार कब आया था? क्योंकि ये अधिनियम ही 2005 में आया था, तो 2005 के बाद ही कोई चीज़ बना होगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो 2005 के बाद 2006 7 8 9 तो 93 तो होगा नहीं, 2002 होगा नहीं, 10 हो सकता है, 21 हो सकता है और 5 हो सकता है। इन तीनों में से कौन सा होगा? तो याद रखना ये जो बेटा है, ये 14 सितंबर 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की स्थापना यानी कि गठन किया गया था। टू प्रमोट इको टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली नाइट सफारी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि नाइट सफारी कहाँ पर किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो कोकरैल वन है लखनऊ का, वहां पर बेटा आप नाइट सफारी भी कायदे से कर सकते हो। कोकरैल जंगल जो है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये दो कथन दिए गए हैं, विचार करेंगे और बताएंगे करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले कह रहा है कि द स्टेट्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन द रिहंद रिजर्वायर सोनभद्र एंड, इसके अलावा बिबियापुर जिसको औरैया कहते हैं, यानी कि राज्य का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो रिहंद जलाशय सोनभद्र और इसके अलावा दिबियापुर जो औरैया में पड़ता है वहां पर स्थित है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश का ओनली वन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा हैंडीक्राफ्ट दिया गया है और यहाँ पर इनके जिले दिए गए हैं। जैसे ब्लैक पॉटरी तो आपको याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आजमगढ़ है। इसके अलावा सॉफ्ट स्टोन जेल वर्क, तो सॉरी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, तो सॉफ्ट स्टोन का जो जाली वर्क है ये कहाँ का फेमस है बेटा? ये फेमस है बेटा बनारस का। कहाँ का फेमस है? बनारस का। इसके अलावा वाद्य यंत्र जो ढोलक है, ढोलक अमरोहा का बहुत ज़्यादा फेमस है।
और जो लकड़ी का क्राफ्ट है, कास्ट की कला, ये कहाँ का है? बस्ती का काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। तो इसको हमने इस तरीके से मैच करा दिया। ए किस पे चला जाएगा बेटा? ए चला जाएगा 4th पर, ए यहाँ पर 4th में चला गया, ए यहाँ पर 4th में चला गया, बाकी ये तीनों हो गए गलत। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है 2nd पर, तो बी 2nd पर कहाँ जा रहा है? बी 2nd पर इसमें जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कह रहा है कि इन इंडिया कोऑपरेटिव मार्केटिंग हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन मोस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सेप्ट द मिल्क सेक्टर। अगर हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें, तो भारत में ढेर सारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्टार्ट करी गई थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस हुआ, वो मिल्क सेक्टर है। जैसे अमूल का मिल्क आप देखते हो ना, तो गुजरात में ये बना है, आनंद गुजरात में। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा कोई भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग भारत में सक्सेस इस स्तर पर नहीं हुई, जिस स्तर पर ये मिल्क सेक्टर स्तर सक्सेस हुआ है। तो ये बात जो कही जा रही है, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि इन मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिमूव्ड मिडलमैन एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वेयर इज अदर क्रॉप दिस कुड नॉट सक्सेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज। ध्यान से समझना, जो बेटा ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग है दूध वाला, ये इस वजह से फेमस हो पाया क्योंकि इसमें जो मिडिल मैन है उनको मिनिमाइज कर दिया गया। तो जब मिडिल मैन मिनिमाइज हो जाते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रॉफिट होता है वो किसानों के पास तक पहुंचता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जब मार्केट में 30 और 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा होता है, तब वो टमाटर 2 से 3 रुपए किलो अपने खेत से बेच रहे होते हैं। अब आप सोचो कि ये 10 गुने का अंतर क्यों आ रहा है? 10 गुने का अंतर क्योंकि ढेर सारे उसमें मिडिल मैन हैं, और ढेर सारे जो मिडिल मैन हैं, वो किसान जितनी मेहनत करता है उससे कहीं ज़्यादा वो केवल किसान से लेके उसको दूसरे को दे के वो कमा लेते हैं। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती हैं। इसमें जो एंड आदमी है, उसको ज़्यादातर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से कोऑपरेटिव मार्केटिंग सक्सेस नहीं है। लेकिन मिल्क वाला इसी वजह से सक्सेस हो पाया क्योंकि इसमें मिडिल मैन जो था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बिल्कुल सही बात है। असर्शन तो सही था ही, रीजन भी सही हो गया। और जो रीजन है, ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स what is the maximum number of characteristics that can be typed in a single cell of a MS Excel worksheet? कह रहा है कि कृषि सूचना विज्ञान में MS Excel जो वर्कशीट होता है, उसका जो एक सेल होता है, जैसे MS Excel आप ऐसे देखते हो, तो MS Excel में ऐसे ढेर सारे तो क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, फिर ऐसे ढेर सारे रो होते हैं। तो इसमें जो ये एक-एक जो आपको ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक-एक सेल बोलते हैं। तो इस सेल में कितने आप वर्ड लिख सकते हो, कितने कैरेक्टर यहाँ पर आपको लिख सकते हो। वर्ड समझ रहे हो, कैरेक्टर यहाँ पर बात हो रही, कितने लेटर लिख सकते हो। तो याद रखना कि जो एक सेल होती है, एक सेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हो? 32,767 टेक्स्ट आप एक सेल में लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। बाकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम बता दो और टोटल नंबर ऑफ रो बता दो। जो MS वर्ड 365 है नया वाला, क्योंकि 365 ही अब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो वही बताना लेटेस्ट वर्जन में MS एक्सेल में जो कॉलम हैं वो कितने हो जाते हैं और जो रो हैं वो कितने हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को आपको छाप देना है। अकॉर्डिंग टू एंटोमोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन alternate host for स्टेनकोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस, स्कैटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस, जिसको राइस थ्रिप्स बोलते हैं। अ पेस्ट दैट डैमेज द पैडी क्रॉप। कह रहा है कि कीट विज्ञान के अनुसार धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट स्टेनको स्टेनकोथ्रिप्स बिफॉर्मिस, स्कैटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस जो होता है, इसका प्रमुख अल्टरनेट होस्ट क्या है? यानी कि एक तो ये धान पर रहता ही है, लेकिन अगर धान की फसल इसको ना मिले तो ये कहाँ चला जाएगा? तो याद रखना, ये बेटा इकाइनोक्लोवा जो कुर्सविलाय होता है, उसको सामा कहा जाता है, इसके ऊपर ये अपना जीवन यापन पूरा कर लेता है। कह रहा है व्हाट इज द टेन्योर आफ्टर 2019 अमेंडमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फिक्स्ड एट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है,
ये 2019 में इसको संशोधित कर दिया गया और संशोधन के बाद इनका जो कार्यकाल है ये कितने कितने साल का हो गया है ये आपको बताना है। तो बेटा 3 साल का होता है, 3 साल का इनका कार्यकाल होता है और या तो फिर ये 70 साल की एज प्राप्त कर जाएँ। दोनों में से जो चीज़ पहले होगी वही इनका कार्यकाल समाप्त कर देता है। In landscape gardening, an excellent example of the Mughal garden style Pinjore garden is located in which state? कह रहा है पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? तो बेटा पिंजौर गार्डन याद रखना ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है? इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स व्हाट आर द शॉर्ट डीएनए सेगमेंट अबाउट 1000 से 2000 बेसेस जिसमें होते हैं सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन कॉल्ड, यानी कि जो आणविक आनुवांशिकी होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होती है उसमें डीएनए में जो असंतत प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि क्या होता है इसमें 1000 से लेकर 2000 जो बेसेस होते हैं केवल उन्हीं का क्या होता है सेगमेंटेड होता है, मतलब छोटे छोटे से डीएनए के सेगमेंट बने होते हैं। तो इस दौरान जो संश्लेषित होने वाले डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं? ये 100 से लेकर 1000 से लेकर 2000 के बीच में होते हैं। इनको आखिर कहा क्या जाता है? इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बेटा कल भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। कल वाले में मैंने उस शब्द को लिख दिया था, लेकिन आज मैं वही शब्द पूछ रहा हूँ कि वो शब्द क्या है? तो उसको बेटा हर बच्चा जानता होगा, अगर आपने कल वाला लेक्चर कायदे से देखा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होता है जिसमें डीएनए सेगमेंट जो होता है वो 1000 से 2000 जो बेसेस होते हैं उनमें वो क्या होता है? उनमें वो डिवाइड रहता है। समझ गए? इसके अलावा बताओ कि इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम होता है? मैंने कल आपको बताया था। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेज एंजाइम। क्या है? लाइगेज एंजाइम उसका नाम है, जो कि इन ढेर सारे जो 1000-2000 जो बेस सेगमेंट होते हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके अलावा कह रहा है बेटा कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश which state is the only district which of the only which is the only district of the states whose brokers touch a maximum of which border touch the maximum of 4 state? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो याद रखना बेटा कि जो सोनभद्र है ये 4 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी जो पूसा वैभव है, गरिमा है और इसके अलावा सपना है, ये सभी इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं किस पल्सेस क्रॉप की? यानी कि जो पूसा वैभव है, गरिमा है, सपना है, ये किस फसल की वैरायटीज हैं? तो ये बेटा सभी के सभी मसूर की वैरायटीज होती हैं। According to the drainage system, the Ganga Reserve enter Uttar Pradesh from Bijnor district and leave the state to enter Bihar through which district? यानी कि जो गंगा है ये बिजनौर से तो उत्तर प्रदेश में आती है, लेकिन जाती कहाँ से है? तो याद रखना बेटा कि ये बिजनौर से आती है और बलिया से चली जाती है, मतलब बा से आएगी और बा से ही बह जाएगी। समझ गए? गंगा जो है वो बा से आती है और बा से बह जाती है, यानी कि बिजनौर से आएगी और बलिया की तरफ चली जाएगी। अगला क्या है? In economics, when there is no change in the market supply of a commodity even after a very long change in the price, what is this situation called? कह रहा है कि अर्थशास्त्र में जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी बाजार आपूर्ति सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को बेटा हम परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। जैसे दवा की सप्लाई है, अगर महंगा हो जाएगा तभी लोग खाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी, और सस्ता रहेगा तब भी खाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अगला क्या है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एंटोमोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अल्टरनेट होस्ट ऑफ द इंसेक्ट नेम सेसेमिया इन्फेरेंस, जिसको पिंक स्टेम बोरर कहा जाता है। तो पिंक स्टेम बोरर बेटा कहाँ कहाँ पर लगता है? तो याद रखना कि पिंक स्टेम बोरर बेटा शुगर केन में, व्हीट में और इसके अलावा राइस में, इन सब के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन फॉर्डर मैनेजमेंट व्हिच क्रॉप इज सोन बिटवीन द इम्पटी रो टू मेक अप द शॉर्टेज ऑफ फॉर्डर ड्यूरिंग द विंटर डॉर्मेंसी ऑफ हाइब्रिड नेपियर ग्रास। कह रहा है कि पशुपालन में जब हम चारा प्रबंधन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जब नेपियर ग्रास ठंडी के समय पर डॉर्मेंसी में चली जाती है,
यानी कि इस समय पर नेपियर ग्रास में ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमको ये ज़्यादा चारा नहीं दे पाता है। तो उस कंडीशन में चारे की पूर्ति करने के लिए जो नेपियर ग्रास की खाली-खाली जो पंक्तियाँ होती हैं, इनके बीच की पंक्तियों में हम फसल लगाते हैं। कौन-सी फसल लगाते हैं? तो याद रखना बेटा कि ठंडी में सबसे बढ़िया जो चारा है तो वो कौन-सा है? वो बरसीम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। Regarding the tribe of Uttar Pradesh, which characteristics of the state's largest tribe Tharu distinguish it from other tribe? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो थारू है, इसकी विशेषता कौन सी है, अन्य जनजातियों से अलग करती है? तो याद रखना बेटा, ये दीपावली को कैसे करते हैं? ये दीपावली को एक शौक के तरीके से मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस्लाम धर्म मानने वाले कौन से हैं बेटा? इस्लाम धर्म मानने वाले जो ट्राइब्स हैं, उनको माहीगीर बोला जाता है। अगला क्या है? अगला है इन द हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय व्हूम वाज द फाउंडेशन स्टोन लेआउट ऑफ द फेमस लाल बाग गार्डन लोकेटेड इन बेंगलुरु इनिशियली लेड। कह रहा है कि उद्यान विज्ञान के ऐतिहासिक प्रतिपेक्ष में बेंगलुरु स्थित प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान के आधारशिला प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा रखी गई थी? तो याद रखना कि इसको हैदर अली ने रखा था। समझ गए? अच्छा एक चीज बताओ, यूपी बिहार के आप लोग अगर हो, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बच्चे होंगे, हैदर अली जुगनू का नाम सुना है? हैदर अली जुगनू। अच्छा एक काम करना, ये लेक्चर पूरा देख लेना, फिर उसके बाद सर्च करना हैदर अली जुगनू कौन है। यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में लिखना हैदर अली जुगनू। रतौंधिया जीजा एक उसने बिरहा गाया था। मैं काफ़ी छोटा था तो मैंने उसको सुना था, बड़ा मस्त बिरहा है। मतलब गाँव में लोग सुना करते ना, कैसेट आती थी डीवीडी वाली कैसेट, उसी में लोग सुना करते थे। तो ट्रैक्टर-वैक्टर में लगा के ज़्यादातर चलते थे ट्रैक्टर वाले। तो मैंने उसमें सुना था, बिरहा था एक रतौंधिया जीजा। मतलब एक उसका ब्रदर इन लॉ था तो उसको रतौंधी हुई थी। वो ससुराल जाता है, कैसे-कैसे जाता है पूरी कहानी है। तो हैदर अली जुगनू है, वहीं से मुझे याद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? Among the folk dances of Uttar Pradesh, which of the famous dance of the Braj region in which women balance a heavy multi-tiered wooden wheels on their hand, on which 108 lamp are kept? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में ब्रिज क्षेत्र का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर एक भारी बहुस्तरीय लकड़ी और पहिया संतुलित करती है, जिसमें कुल 108 जलते हुए दीपक रखे रहते हैं? तो उसको याद रखना बेटा, उसको चरकुला नृत्य बोलते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इन द इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कत्था, जो कत्था होता है जिसको कटेचू बोलते हैं, इसका जो मेन रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है वो प्राइमरली किससे मिलती है? तो याद रखना बेटा कि जो कत्था मिलता है, ये किससे मिलता है बेटा? कत्था आपको अधिकतर खैर से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर सेमर और गूलर की बात करते हैं तो सेमल और गूलर मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि माचिस के लिए जो तीली होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पर ज़्यादातर बनता है माचिस? बेटा बरेली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर प्राइस स्टेबलाइजिंग सॉरी फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन व्हिच ईयर वाज द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कह रहा है कि कृषि विपणन में मूल्य स्थिरीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो सीसीआई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1970 में करी गई थी। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम लिटरेसी रेट? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं? लगभग 80% लोग वहाँ का पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि श्रावस्ती के लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं और गौतम बुद्ध नगर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश द लिमिटेड रिजर्वायर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम आपको लिमिटेड मात्रा में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा? ये ललितपुर में मिलेगा। इसको भी मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है। कह रहा है कि इन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए सिंगल वर्कशीट ऑफ MS Excel 2023 सॉरी 2003? कह रहा है कि 2003
जो है, यानी कि MS एक्सेल 2003 वाला जो वर्जन है, उस वर्जन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है एक सिंगल वर्कशीट में, वो कितना हो सकता है? तो ये बेटा टोटल हो सकते हैं 265। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बेटा इसको आप लोड नहीं लेना है। अब जो ढेर सारे जो कॉलम हैं, कॉलम की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है। तो वो चीज़ तो मैं नहीं बताऊँगा कि कितने कॉलम हैं। लेकिन फ़िलहाल ये 2003 का एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दे दिया था। ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आ जाता है क्वेश्चन। तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 सॉरी, जो एमएस ऑफिस 365 है, उसके अंदर जो एमएस एक्सेल है, अगर उसमें आपको रो और कॉलम की बात करें तो टोटल रो और कॉलम एक एमएस शीट में कितने हो सकते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। कह रहा है कि रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन डज अ लेटर डब्ल्यू डिनोट इन ए CWG कैटेगरी। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG श्रेणी में डब्ल्यू अक्षर किस विशिष्ट स्थिति को दर्शाता है? तो याद रखना बेटा, जो विंटर ड्राई पीरियड होता है, डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई पीरियड होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द सॉइल ऑफ द बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द रेड एंड ब्राउन कलर ग्रेवली सॉइल कॉल्ड, which is mainly found on the slope of mountain and suitable for सीसम और ग्राम कल्टीवेशन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मृदाओं में से लाल और भूरे रंग की जो पथरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पर्वतों की ढलानों पर पाई जाती है और तिल और चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें जो रॉकड़ मृदा होती है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस ऑफ फार्मर इन उत्तर प्रदेश, द किसान मित्र योजना वाज ऑफिशियली लॉन्च इन व्हिच ईयर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1992 में, 98 में, 1 में, 8 में या फिर 14 में? तो याद रखना कि जो कृषि किसान मित्र योजना है, ये बेटा 2001 में इसको चालू किया गया था। यहाँ पर बेटा ढेर सारे डैम दिए गए हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। जैसे रामगंगा बांध कहाँ पर है? तो याद रखना बेटा कि रामगंगा बांध बिजनौर में है। इसके अलावा क्या है? राजघाट जो बांध है, तो राजघाट बांध कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा? ये ललितपुर में है। इसके अलावा ओबरा बांध कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ओबरा बांध बेटा ये सोनभद्र में है। इसके अलावा परीक्षा बांध कहाँ पर है बेटा? परीक्षा बांध आपको झांसी में देखने को मिल जाएगा। तो ए किस पे जा रहा है? ए थर्ड पर जा रहा है। ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि बी, डी और ए तीनों गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है बेटा सेकंड पर। बी यहाँ पर सेकंड में जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन और प्रशिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दिए गए हैं 2 कथन, बताना है करेक्ट कौन सा है। कह रहा है कि द राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट एविएशन यूनिवर्सिटी, इज लोकेटेड एट फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट एविएशन यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है वो कहाँ पर है? वो अमेठी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ द एयर फोर्स इज लोकेटेड इन आगरा। ये जो पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है, ये कहाँ पर है बेटा? ये आगरा में है। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों बातें सही है, हमको करेक्ट खोजना था। बोथ स्टेटमेंट ट्रू। एमंग द soil of the Bundelkhand region of Uttar Pradesh, which soil has the highest water retention capacity, causing it to develop deep crack upon drying and earning the same self-plowing soil। यानी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, जिसकी जल धारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसी वजह से इसको स्वतः जुताई वाली यानी सेल्फ प्लाविंग सॉइल भी बोला जाता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं बेटा? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो काली मिट्टी होती है, जिसको करेल मिट्टी कहा जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
इसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स which mandatory symbol must be used before typing any formula or mathematical function in MS Excel। MS Excel में अगर हमको कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए बेटा हम इक्वल टू का साइन लगाकर फिर ब्रैकेट में हम उस चीज को लिखते हैं। कह रहा है कि अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम द सिटी ऑफ कालपी, जिसको जालौन इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर व्हिच प्रोडक्ट, यानी कि जालौन की कौन सी चीज फेमस है? जालौन जो कालपी है वहाँ का क्या फेमस है बेटा? तो याद रखना कि हस्तनिर्मित जो कागज है, कालपी कागज, इस तरीके से याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, वेयर डज द वेयर डज द प्यूपेशन स्टेज, यानी कि राइजिंग स्टेज ऑफ टू बिकम ए प्यूपा, जब प्यूपा बन रहा होता है, मेनली अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए हाईली डिस्ट्रक्टिव कटवर्म पेस्ट। कह रहा है कि कीट विज्ञान के अनुसार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले जो कटवर्म होते हैं, इनके जीवन चक्र में जो प्यूपेशन होता है ये मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? यानी कि जो कटवर्म होता है इनका प्यूपेशन कहाँ पर होता है? ये पत्तियों की निचली सतह पर होता है, कि तने के अंदर होता है, कि मिट्टी के कोकून के अंदर होता है, कि फलों और फलियों के अंदर होता है, या पानी की सतह पर होता है? तो याद रखना कि जो अर्थन कोकून होते हैं इन्हीं के अंदर ये प्यूपेशन देखने को मिलता है। अगला है क्या? इन हॉर्टिकल्चर and the context of specific agriculture product of Uttar Pradesh, the Langda Aam is primarily associated with which district region of the Uttar Pradesh for which it is also received a GI tag। मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लंगड़ा आम है वो कौन से जिले के लिए GI टैग प्रदान है? तो याद कर रखना कि जो बनारस का लंगड़ा आम है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद बेटा दशहरी आम के लिए फेमस है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चौसा और सफ़ेदा आम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी बागपत की बात करते हैं तो बागपत में एक रतौल मैंगो है, वो बागपत का फेमस है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में बेटा आंवला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी इन तमिलनाडु, राइस कल्टीवेशन सीजन आर नोन ऑफ डिफरेंट लोकल नेम्स। व्हाट इज द करेक्ट सीजन टाइम फॉर द कुरवई सीजन? कह रहा है कि जो कुरवई सीजन होता है धान की बुआई का, उसको कब किया जाता है? तो याद रखना कि कुरवई सीजन जो है ये बेटा जून और जुलाई में किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछला वाला जो मॉक टेस्ट था उसमें पूछा था और उसमें मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था। अगर आप इसका जवाब सही से नहीं लगा पा रहे हो तो यानी कि आप सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, और अगर बेटा आप सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हार्श बात कहता हूँ लेकिन सही कहता हूँ। मुझे आप लोगों से केवल और केवल थोड़ा-सा एक सहयोग चाहिए। सहयोग क्या करना है? सहयोग ये करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, रात के मैं 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो, तो एक बार अच्छे से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एक अच्छा-सा कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके अपने के जो दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। इसके आगे तो कुछ माँग नहीं रहा। डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो इतना तो आप कर ही सकते हो, और मुझे विश्वास है कि आप लोग करोगे, ज़रूर करोगे। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कैमसूर सेंचुरी, कह रहा है सॉरी कैमूर सेंचुरी इज स्प्रेड स्प्रेड अक्रॉस द मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में बिल्कुल फैला हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि इट इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट याद करना कि बेटा महावीर स्वामी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा है बेटा? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सबसे छोटा है। ये इसलिए गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि रेणुकूट लोकेटेड इन द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस ऑल ओवर एशिया फॉर व्हिच मेजर इंडस्ट्री। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट है जो सोनभद्र जिले में स्थित है वो किस प्रमुख उद्योग के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है? तो याद रखना बेटा
एल्युमिनियम उद्योग के लिए पूरी एशिया में आपको प्रसिद्ध देखने को मिल जाएगा। इन द फील्ड ऑफ लाइव स्टॉक रिसर्च वेयर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, ये सेंट्रल रिसर्च ऑन गोट ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो याद रखना बेटा कि मखदूमपुर जो मथुरा है, यहाँ पर बिल्कुल ये उपस्थित है। इसके अलावा इज्जत नगर बरेली में क्या है? एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्या है? कुछ फेमस फोक डांस ऑफ द पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज परफॉर्म बाय द अहिर यादव कम्युनिटी where the dancer imitate the नटवर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि अहीरों के द्वारा किया जाता है, जिसमें नर्तक भगवान कृष्ण के नटवर रूप का नकल करते हुए नृत्य करते हैं। तो ये चीज जो होता है बेटा, नटवर नाम से ही पता चल रहा है, तो नटवरी नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स व्हाइल एनालाइजिंग द फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप व्हाट डज एन आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट। कह रहा है कि जब हम कृषि अर्थशास्त्र में फैक्टर फैक्टर संबंध की बात कर रहे होते हैं विश्लेषण करते समय, तो इसको आइसोक्वांट वक्र क्या बताता है? फैक्टर फैक्टर यानी कि जैसे हम कोई फसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक फैक्टर है जो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उस फैक्टर को कम कर दें और उसके एवज में हम कोई दूसरा फैक्टर जो कि सस्ता पड़ रहा है उसको बढ़ा दें। तो क्या हमारी उपज में अगर कोई अंतर नहीं आ रहा है, दोनों बराबर है, तो हमारे लिए फ़ायदा है। जो महंगा पड़ रहा था उसको हमने सस्ते वाले फैक्टर से रिलेट कर दिया, तो मतलब रिप्लेस कर दिया। तो ये फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होता है। इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो आइसोक्वांट का क्या मतलब होता है? तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट प्रोड्यूस एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जितना पहले प्रोडक्शन हो रहा था अभी भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, हमने एक इनपुट को दूसरे इनपुट से रिप्लेस कर दिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन द मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश द अटाला मास्क which is an outstanding example of Sarake style was built in 1408 AD in जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बाय which रूलर। तो ये चीज़ मैंने कल वाले लेक्चर में भी आप लोगों से पूछा था और बताया भी था। तो याद रखना कि इब्राहिम शाह सरकी जो थे, इन्होंने इसको बनवाया था अटाला मस्जिद को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट what is the absolute maximum number of rows in a single worksheet of modern MS Excel 2007 एंड लेटर वर्जन? ध्यान से समझ लेना बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेटा जो नंबर ऑफ रोज की बात हो रही होती है ना, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं? 10,48,576 तो रो होते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन MS एक्सेल की मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा याद रखना कि 16,384 इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर बेटा टोटल ये कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? टोटल इसके अंदर आपको कॉलम देखने को मिलते हैं। अगर इसके अलावा कोई पूछे कि एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितने वर्ड लिख सकते हो, तो याद रखना कि एक सेल के अंदर हम मैक्सिमम वर्ड लिख सकते हैं 32,767। तो ये इतनी चीज़ें आपको कायदे से याद रखनी है। ये जो MS ऑफिस 365 है उसके बारे में मैं यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश इस्टेब्लिश। कह रहा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था बेटा 1951 में। अगला क्या है? कह रहा है कि इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश which major river originated from Nepal is also known as नारायणी एंड इसके अलावा सालिग्रामी इन द प्लेन्स एंड फ्लो थ्रू महाराजगंज और कुशीनगर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र में नेपाल से निकलने वाली प्रमुख नदी, उसको मैदानी भाग में या तो नारायणी बोलते हैं और सालिग्रामी नदी भी इसको कहा जाता है, जो कि महाराजगंज और इसके अलावा कुशीनगर से होकर बहती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उसको गंडक रिवर के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इन द मिनरल रिसोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द
मेजर रिजर्व्स ऑफ मिनरल रॉक फॉस्फेट व्हिच इज क्रूशियल फॉर द मेकिंग फर्टिलाइजर मेनली फाउंड, यानी कि रॉक फॉस्फेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है? तो ज़्यादातर जो बेटा ललितपुर है और बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको रॉक फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादातर देखने को मिलती है और इसको फर्टिलाइजर बनाने में काम में आता है, जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। और इसके अलावा सॉइल अमेंडमेंट्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी which is the district of उत्तर प्रदेश where the population density was recorded to the lowest, सबसे कम डेंसिटी कहाँ की है? तो बेटा जो ललितपुर है, ललितपुर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है, केवल कितनी है? 839 है। समझ गए? इसके अलावा सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा? सबसे ज़्यादा याद रखना गाजियाबाद की है। किसकी है? गाजियाबाद की है। और गाजियाबाद की टोटल कितनी है? ये है 3971 है। समझ गए? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इन प्लांट जेनेटिक्स अ कंडीशन नलिसोमिक रिफर्स टू व्हिच क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कह रहा है कि पादप आनुवांशिकी में नलिसोमिक जो होता है स्थिति, यह गुणसूत्रीय असामान्यता को संदर्भित करता है। नलिसोमिक में क्या होता है? नलिसोमिक में बेटा एक पूरे का पूरा जो एक गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो गायब ही हो जाता है, तो उसको नलिसोमिक कहते हैं। एंटायर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेड, वो गायब हो जाता है, तो उसको नलिसोमिक बोलते हैं। बाकी इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में डिटेल में बताया था। कितने बच्चे हैं इसमें से जो इन सभी का नाम बता सकते हैं? 2n+1 हो जाए या फिर 2n-1 हो जाए या फिर 2n+2 हो जाए या फिर 2n-2 तो मैंने बता ही दिया है। अगर 3n हो जाए तो इन सबको क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नहीं बता सकते? अगर नहीं बता सकते हो तो सही से पढ़ नहीं रहे हो, केवल टेस्ट लगा रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इन द लिस्ट ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर इज द कैलाश मेला ऑर्गेनाइज ऑन द थर्ड मंडे ऑफ द सावन मंथ इन हॉनर ऑफ लॉर्ड शिवा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेलों और उत्सवों की सूची में भगवान शिव के सम्मान में सावन के तीसरे सोमवार को आयोजित होने वाला कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना बेटा, ये कहाँ पर लगता है? ये आगरा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में सिकंदरा के पास में लगता है। अगला क्या है? इन द एनर्जी सेक्टर विथ द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ व्हिच कंट्रीज was the ओबरा थर्मल पावर प्लांट established in सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में केवल एक आपको देखने को मिलता है, सॉरी थर्मल पावर प्लांट तो ढेर सारे हैं। तो कह रहा है यहाँ पर बेटा कि ओबरा जो थर्मल पावर प्लांट है ये कौन से देश के मदद से यहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखना इसको बनाने के लिए जो रसिया है, रसिया मदद करता है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बात करते हैं अगला। In the context of agricultural, administrative and land record, the Kisan Bahi Yojana was launched by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट in which year, यानी कि किसान बही योजना जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था? तो इसको याद रखना बेटा कि ये 1992 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो किसान हैं उनको एक बड़ी सी ऐसे डायरी दी जाती थी जिसके ऊपर किसान बही लिखा गया था। वहाँ पर खेती से रिलेटेड तमाम डाटा वहां पर लिखे रहते थे। कह रहा है कि इन नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सहारनपुर शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी एंड व्हिच स्पेसिफिक स्टेट, कह रहा है कि जो सहारनपुर है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा से साझा करता है। वो कौन कौन से जिले हैं? तो याद रखना बेटा कि आपको यहाँ पर टोटल 3 जिले मिल जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये तीन स्टेट हैं जिनसे कि सहारनपुर अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला और ये एक जिला जो है ये तीन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और इसके अलावा उत्तराखंड से। अगला क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट रिजर्व्स of Uttar Pradesh based on a 10th State of Forest Reserve Report 2023। उत्तर प्रदेश में वन संसाधनों के संबंध में 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़ों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट कौन सा है। कह रहा है कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट होल्ड द टॉप पोजीशन इन द स्टेट इन टर्म ऑफ
बोथ मैक्सिमम एरिया एंड मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज। आपको बताना है कि मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो बोल रहा है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है? अगला है भदोही डिस्ट्रिक्ट होल्ड द लोवेस्ट पोर्शन। ये भी बात बिल्कुल सही है, भदोही में जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे कम भी है परसेंटेज में भी, और इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर में भी। तो दोनों की दोनों बातें सही है, करेक्ट ही खोजना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि करेल सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड सेल्फ प्लानिंग सॉइल। करेल सॉइल को सेल्फ प्लानिंग सॉइल बोलते हैं, जो कि कॉटन की खेती के लिए बढ़िया होती है, काली मिट्टी वाली सॉइल होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल दैट इज अ वेरी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड डेवलप डीप क्रैक अपॉन ड्राइंग। ये भी बात सही है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ई है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है टूरिज्म सर्किट, और यहाँ पर क्या दिया गया है की लोकेशंस दी गई हैं। एक एक करके क्या करना है, एक एक करके इसको मैच कराना है। जैसे रामायण सर्किट दिया गया है, तो रामायण सर्किट बेटा अयोध्या, चित्रकूट और इसके अलावा श्रृंगबेरपुर में आता है। महाभारत सर्किट में आपको हस्तिनापुर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बुद्धिस्ट सर्किट में बात करते हैं तो आपको कुशीनगर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सूफी संत कबीर की अगर बात करते हैं तो कबीर की अगर हम बात करेंगे तो मगहर जरूर देखने को मिलेगा, मगहर और देवा शरीफ। देवा शरीफ में एक मुस्लिम सूफी संत थे, और इसके अलावा कबीर जो है वो मगहर में है। तो ए क्या है? ए थर्ड पे जा रहा है, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, और डी थर्ड पर यहाँ, मतलब ए थर्ड पर टी में जा रहा है। बी किस पे जा रहा है बेटा? बी जा रहा है फोर्थ पर, बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट इज द मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड दैट फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी अब्रीवेटेड द अब्रीवेटेड एज TQM, यानी कि कृषि प्रबंधन और उद्यमशीलता में गुणवत्ता में निरंतर सुधार की उस प्रबंधन प्रणाली को क्या कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त रूप में TQM बोलते हैं। TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? कह रहा है कि इन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फॉर्मूला बार इन द MS एक्सेल विंडो। कह रहा है कि MS एक्सेल में जो फॉर्मूला बार होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बेटा जो फॉर्मूला बार होता है यह केवल सक्रिय एक्टिव सेल को एड्रेस करता है? बिल्कुल नहीं। या वर्कशीट में सभी सीट को? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सक्रिय सेल में दर्ज किए गए डेटा और फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल सही है। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला प्रदर्शित होता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला वहां पर लिख रखा है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश द पंचायती राज सिस्टम अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैड द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर टू रिसीव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की और अनुसार राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। तो याद रखना कि हमारा जो आर्टिकल 243 आई है ये राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि वो 5 साल में क्या कर सकता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करके पता कर सकता है कि इस समय पर जो पंचायत हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगला क्या है? मुगल एम्परर अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी एंड मेड इट्स कैपिटल। बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी कैपिटल बनाया था। गुजरात विजय करके उसने फिर वहां पर एक बुलंद दरवाजा भी बनाया था। अकबर बिल्ड बुलंद दरवाजा हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड वेयर 1601 AD इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर द गुजरात। बिल्कुल सही है, मैंने यही चीज अभी आपको बता भी दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर बेटा बोल रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था, और यहाँ पर बुलंद दरवाजा की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर आपस में दोनों कोई संबंध नहीं है कि बुलंद दरवाज़ा बनाया था और बुलंद दरवाज़ा बनाने की वजह से उसने कैपिटल बना लिया, इस तरीके की कोई बात नहीं है। इसने बुलंद दरवाज़ा जो बनाया था, इसका रीज़न क्या था कि इसने गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी और फतेहपुर सीकरी में इसने अपनी राजधानी इस वजह से ट्रांसफ़र करी थी, क्योंकि जो बेटा जो आगरा है, आगरा के आस-पास के जो जाट योद्धा हुआ करते थे, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लूट ले जाते थे उनको और काफ़ी ज़्यादा उसपे विवाद होता रहता था। इसीलिए उसने फिर अपना जो वो है, वो ट्रांसफ़र कर लिया था, कुछ समय के लिए वहाँ चला गया था फतेहपुर सीकरी में, समझ गए? फिर वहाँ पर पानी की कमी पड़ गई, फिर से भाग के आ गए। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पहला असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। लेकिन जो रीज़न है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों अलग-अलग स्टेटमेंट हो जा रहे हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वैसे फिलहाल तो ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसकी लंबाई कितनी है 594 किलोमीटर है, वो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कि ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको करेक्ट ही खोजना था, दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा संस्थान दिए गए हैं और यहाँ पर शहर दिए गए हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है बेटा? बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। इसके अलावा क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, और बायोलॉजिकल जो है ये नोएडा में है। ए किस पे जाएगा बेटा? ए जा रहा है फोर्थ पर, ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, ए फोर्थ में यहाँ जा रहा है, बाकी ये तीनों हो गए गलत। बी किस पे जा रहा है बेटा? बी जा रहा है सेकंड पर, तो बी सेकंड में यहाँ जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मेजर सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेंथोल, जिसको पेपरमिंट बोलते हैं। लगभग लगभग 90% ये उत्तर प्रदेश का 90% जो पेपरमिंट होता है यही प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना, बाराबंकी में बहुत ज़्यादा पेपरमिंट की खेती होती है। गेहूँ काटेंगे, पेपरमिंट की खेती कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द एंटोमोलॉजी, व्हाट आर द मेन अल्टरनेटिव होस्ट फॉर द डिस्ट्रक्टिव पेस्ट राइस लीफ हॉपर? राइस लीफ हॉपर का अल्टरनेटिव होस्ट बोला जा रहा है, यानी कि अगर राइस के लीफ हॉपर को राइस की फसल नहीं मिलती है तो कौन सी फसल का सत्यानाश करेगा? तो याद रखना कि राइस नहीं मिलेगी तो वो कोई भी घासें जो हैं उन पर रहेगा, अपना जीवन यापन करता रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, जब धान मिलेगा तो धान का सत्यानाश कर देगा। अगला क्या है? कह रहा है कि इन द इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर वाज द फर्स्ट शुगर मिल ऑफ एंटायर इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1903। इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रतापपुर देवरिया में सबसे पहली बार पूरे भारत में शुगर मिल बनाया गया था, जो कि 1903 में बना था। Among the folk dance of Uttar Pradesh, which dance is originally from the Kumaon region of Uttar Pradesh, Uttarakhand, but it performed by the Rajput community in the Purvanchal region of Uttar Pradesh on occasion like marriage, showing martial skills, sword और इसके अलावा शील्ड। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये ढाल और तलवार लेकर इस नृत्य को किया जाता है। इसको कौन सा नृत्य बोलते हैं? तो याद रखना, इसको छोलिया नृत्य बोलते हैं। अगला क्या है? अगला है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वेयर वाज उत्तर प्रदेश फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश इन द ईयर 1974। ये कहाँ पर है बेटा? तो ये बेटा कानपुर में है, यहीं से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। अगला क्या है? अगला है सुरहा ताल। ये सुरहा जो ताल है ये मेजर लेक है उत्तर प्रदेश की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इस सुरहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसको याद रखना बेटा, ये बलिया में है, समझ गए? इन द एंसेंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश द हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयागराज प्रशस्ति बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, कंपोज बाई पोएस्ट हरिसेना in in Champo style provide a detailed amount of victories of which Gupta Empire? किसके बारे में बता रहा होता है? तो बेटा याद रखना कि जब हम गुप्त एम्पायर की बात करते हैं तो गुप्त एम्पायर में जो सबसे बढ़िया जो राजा हुआ करता था उसका नाम समुद्रगुप्त था। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस था, काफ़ी ज़्यादा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था।
In the plant genetics, the term octaploid is used to refers to plant type of cell and organs। कह रहा है कि पादप आनुवंशिकी में ऑक्टाप्लॉइड शब्द का प्रयोग किस प्रकार की कोशिकाएं और जीवों को संवर्धित करने के लिए किया जाता है। तो ऑक्टाप्लॉइड बेटा कैसे होते हैं, जिनके अंदर जीनोम के 8 सेट एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे डिप्लॉइड होता है तो 2n होते हैं, ट्रिप्लॉइड होता है तो 3n होते हैं, टेट्राप्लॉइड होता है 4n होते हैं, फिर पेंटाप्लॉइड होता है, फिर हेक्साप्लॉइड होता है। फिर इस तरीके से ऑक्टाप्लॉइड भी देखने को मिलता है। तो ये ऑक्टाप्लॉइड होता है। समझ गए। एक बताओ ऑक्टाप्लॉइड कौन सा है। एक ऑक्टाप्लॉइड जो मुझे याद आ रहा है बेटा, याद रखना कि जो स्ट्रॉबेरी होता है ना, स्ट्रॉबेरी, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रॉबेरी जो होता है ये ऑक्टाप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक डाटा सेंसस 2011, which is the district of उत्तर प्रदेश that has the lowest minimum total population in the state। कह रहा है कि जनसांख्यिकी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी कुल जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या बेटा महोबा की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या गाजियाबाद की है। अगला क्या है, ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग की लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ताराकासी ब्रास वायर इनले इन वुड्स, यानी कि ब्रास वायर, इसके अंदर लकड़ी में तारकसी करी जाती है। ये एक फेमस प्रोडक्ट है कौन से डिस्ट्रिक्ट का। तो याद रखना कि ये जो है ये मैनपुरी का है। इसमें लकड़ी का जो चीज होता है, लकड़ी की नक्काशी में पीतल के तार जड़ने की एक बहुत ही जटिल कला होती है जिसको तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मैनपुरी का बहुत फेमस है। इसके अलावा इन द हायरार्की ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश, हु इज द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेटा कौन होता है, कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, द इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ ए रो एंड कॉलम इन ए MS एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर एक्चुअल डाटा इज फेड इज कॉल्ड। कह रहा है कि कंप्यूटर सूचना विज्ञान में MS एक्सेल की स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रच्छेद बिंदु जो होता है, इस तरीके से जो यहाँ पर इस तरीके का जो कोना बनता है, इस कोने को क्या कहा जाता है। तो याद रखना बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसको सेल बोला जाता है। अगला क्या है, इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन द फेमस लायन सफारी डेवलप्ड फॉर ब्रीडिंग एंड टूरिज्म ऑफ लायन इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो लायन सफारी बेटा कहाँ पर है, लायन सफारी आपको बेटा इटावा में देखने को मिल जाएगा। रिगार्डिंग द ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे कम कहाँ पर हैं, तो याद रखना बेटा जो सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब वो कौन से हैं, बनरावत मिलते हैं। समझ गए। अगला क्या है, इन द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, what is the modern and successful Japanese technique of growing dense forest in a small space in urban areas called, which is being adopted in cities like Lucknow and Varanasi in उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि पर्यावरण और वन प्रबंधन में शहरी क्षेत्रों में कम जगह में अत्यंत घने जंगल उगाने की उस आधुनिक और सफल जापानी तकनीक को क्या कहते हैं, जिसे यूपी के लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में अपनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है बेटा, इसको हम मियावाकी पद्धति बोलते हैं। अगला क्या है, अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश द रेयर मिनरल नेम, रेयर मिनरल जिसको हम क्या कहते हैं, अंडालुसाइट, अंडालुसाइट व्हिच इज यूज्ड टू मेक हाईली हीट रेजिस्टेंट ब्रिक is found abundantly in the बिंद क्या कहते हैं इसको बोलते हैं हम बिंदमगढ़, बिंदमगंज एरिया ऑफ विच स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूगर्भ विज्ञान और खनिज संसाधन के अनुसार एंडालुसाइट नामक एक दुर्लभ खनिज होता है जो उच्च ताप सहने वाली ईंट बनाने के लिए काम में आता है। ये विंडमगंज क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो याद रखना बेटा ये बेटा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। हमारे बेटा जो 100 के 100 क्वेश्चन थे खत्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज़ करके विधिवत तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। ये मेरी गारंटी है, मैंने इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको पढ़ाया है कि अगर बेटा आपने उसको एक बार विधिवत पढ़ लिया, तो आप ये मान लो कि आपका एग्रीकल्चर आपके दोस्तों की अपेक्षा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। हर चीज़ को वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। थ्योरी भी कायदे से है, फैक्ट्स भी कायदे से है। उसको आप कायदे से पढ़ोगे, डीएससी में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो भी आप उसको पढ़ के बिल्कुल विद्वान बन जाओगे और जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहे हो, वो एग्ज़ाम आपका कायदे से निकल जाएगा। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र ₹1000 में आप उसको परचेज़ कर सकते हो। 500 घंटे से ज़्यादा की वहाँ पर क्लास है। बिल्कुल लेक्चर वाइज़, टॉपिक वाइज़ आपको क्लासेस मिलेगी और साथ में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। इसके अलावा अगर आपको कोई और सूचना चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।